नमस्कार, बिफोर प्रिंट डॉट इन से मैं महेश शर्मा। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है डॉक्टर राज तिलक, भारतीय बाल रोग अकादमी के पूर्व अध्यक्ष और मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के पूर्व प्रोफेसर। ये शहर के जाने माने डॉक्टर हैं, शहर क्या बल्कि देश के जाने माने डॉक्टर हैं। कोरोना पर हम लोग बात करेंगे। कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल हो चुका है, लेकिन इसका जो एक वेरिएंट है डेल्टा वेरिएंट, जो काफ़ी ख़तरनाक बताया जाता है, और दूसरी लहर में डेल्टा ने बहुत कहर बरपाया था। अब तीसरी लहर में भी डेल्टा के चर्चे हैं और ऐसा कहा जा रहा है चिकित्सकों द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा, कि तीसरी लहर में भी ये बड़ा प्रभावी साबित होगा। इसके साथ ही साथ सरकार ने भी अपनी रणनीति बदलते हुए वैक्सीनेशन को फ्री कर दिया है, जो कि कल से 18 साल से ऊपर से लेकर के 44 वर्ष तक के लोगों को सरकारी सेंटरों पर फ्री वैक्सीन लगेगी। तो वैक्सीन की पॉलिसी भी सरकार काफ़ी कुछ एक लोगों तक पहुंच बनाए रखने के लिए बदल रही है समय समय पर। इन्हीं सब पर चर्चा करते हैं डॉक्टर राज तिलक से। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। डॉक्टर साहब, डेल्टा वेरिएंट के बारे में बताइए हमारे दर्शकों को कि डेल्टा वेरिएंट को लेकर के बताया जा रहा है बहुत खतरनाक, और तीसरी वेव में भी ये वैसा ही साबित होगा जैसा दूसरी वेव में था। देखिए, वैक्सीन ठीक है, लग रही है, आपने अभी कहा ज़्यादा लग रही है, निःशुल्क लग रही है, उसका पेनिट्रेशन ज़्यादा लोगों तक हो रहा है, लेकिन इस वैक्सीन का रोक पाने की जो सामर्थ्य है डेल्टा वेरिएंट को, ये सिर्फ 30% के आसपास है, ऐसा ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट की स्टडी कहती है। इससे पता ये लगता है कि अगर 30% लोगों को ये बचा पाएगी, तो इसका मतलब लगभग 70% लोग तो फिर भी इस दायरे में हैं कि वो संक्रमित हो सकते हैं। और दरहकीकत जो दूसरी वेव थी और डेल्टा वायरस की ही थी, कोरोना के प्रतिरूप की, और तेज़ी से आगे बढ़ रही थी। तो ये जो वेव है आपकी, ये अपने मकाम तक पहुंच पाती, इसके पहले ही हमने पॉज का बटन दबा दिया लॉकडाउन का, और इसे बीच में कहीं रोक दिया। हालांकि इतने समय में भी जितने लोग संक्रमित हुए हैं अब तक, वो बहुत बड़ा आकार है। जो सीरो सर्वेलेंस, यानी पॉपुलेशन में ढेर से लोगों से उनका ब्लड का सैंपल लिया जाए और उसमें ये जांचा जाए कि एंटीबॉडीज़ कितनी तादाद में हैं, इसके बारे में ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज दिल्ली ने एक सीरो सर्वेलेंस किया, 5-6 शहरों में किया, भुवनेश्वर में किया, पांडुचेरी में किया, गोरखपुर में किया और कई जिलों में किया। तो ये पाया गया कि शहरी इलाकों में लगभग 75% तक, यानी 74.8 टू बी मोर प्रिसाइज, इतने लोगों के अंदर एंटीबॉडीज ऑलरेडी बन चुकी। और कुछ खास शहरों में जैसे गोरखपुर में तो 85 से 90% लोगों में एंटीबॉडीज बन चुकी हैं, जबकि गाँव में लगभग 65-66% आबादी में एंटीबॉडीज हैं। यानी जिनमें एंटीबॉडीज़ हैं, हम मान सकते हैं तर्क के लिए कि इतने लोगों को तो कोरोना प्रभावित हो जाने में कोई शक है ही नहीं। तो जो बचे हुए शेष हैं, अगर ये वेव आगे चलती है तो सिर्फ उन्हीं को प्रभावित कर पाएगी। तो अब सीमाएं जिनके अंदर कोरोना को काम करना है, उनकी लाइनें, उनकी सरहद बहुत मजबूत हो गई है। स्टार्ट इसी तरह सीरो सर्वेलेंस की एक जांच मेरठ मेडिकल कॉलेज में हुई है, जिसमें उन्होंने उरई और मेरठ के सैंपल्स की जांच की, और ये पाया गया लगभग 80 से 90% लोगों के अंदर एंटीबॉडीज़ बन गई हैं। अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो सिर्फ 10% लोग या ज़्यादा से ज़्यादा 15-20% लोग ही बचते हैं जिनके अंदर उनसे लड़ने की सामर्थ्य अब नहीं पैदा हुई। सरकार के इस प्रयास से भी और एंटीबॉडीज़ के निर्माण के लिए जो वैक्सीन दी जा रही है, उसके कारण भी ये तादाद अभी और आगे बढ़ेगी। तो मुझे ऐसा लगता है, नंबर 1 कि शायद तीसरी वेव आए ही नहीं। नंबर 2, और अगर आएगी भी तो उसका जो मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका जो आकार होगा, वो बहुत कम होगा। तीसरा, जो इस बारे में एक शंका व्यक्त की जा रही थी कि प्राथमिक रूप से ये बच्चों में आएगी, ऐसा भी नहीं होने वाला, क्योंकि हमने देखा कि पहले और दूसरी वेव में मिला करके अगर 20 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम देखें तो ये 11.3 या 11.4% बच्चे ही प्रभावित हुए हैं, और उसमें से भी 1 से लेके 3.3% बच्चे मात्र
कुल आबादी के वो अस्पतालों तक पहुँचे। तो यूँ अगर आप सोचें तो जो पहले में औसत था वही दूसरे में औसत निकला है, तो तीसरे में औसत बदल जाएगा इसकी कोई उम्मीद नहीं है। बच्चे कम संक्रमित होते हैं, जो संक्रमित हो जाते हैं उनमें लक्षण कम आते हैं और गंभीर भी बच्चे कम ही हो। एक सर्वे भी इस तरह का आया है कि बच्चों में जी तीसरी वेव में बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। हाँ। मेरी अच्छी न्यूज़ है, लेकिन इसकी वजह क्या ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन और लॉकडाउन है, या लोगों की जो एक आदत बदल रही है कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, तो वो चीज़ डेवलप हो रही, वो वजह हो सकती है? क्या वजह हो सकती है जो ये तीसरे में बहुत ज़्यादा असर इसका नहीं दिखेगा? देखिए, किसी भी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए कारण प्रायः एक नहीं होता, तो सभी की कुछ ना कुछ भूमिका है, लेकिन कुछ कारण ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं दूसरों के मुकाबले। जी। तो वैक्सीन को इसका कारण इसलिए नहीं माना जा सकता क्योंकि वैक्सीन अभी 18 साल से छोटे बच्चों में लग ही नहीं रही। दूसरी चीज़, आदत लोगों की बदलना, हाँ, पढ़े लिखे तबके में आदत बदली है, बदल रही है, मास्क लगाना, हाथ साफ करना, लेकिन अब इसके कुछ ऐसे प्रभाव भी हैं जो दूसरी दशा से सक्रिय हैं, क्योंकि जब एक काम आप बहुत दिन तक करते रहते हैं तो फिर धीरे धीरे एक ऊबन पैदा होती है, तो वो ऊब की वजह से कहीं कहीं ढिलाई भी है। अन्यथा मोटे तौर पे हम देखें तो ठीक है, आचरण में परिवर्तन आया है, लेकिन सबसे बड़ा कारण जो है जिस वजह से बच्चे प्रभावित नहीं होंगे वो बच्चों की इंट्रिंसिक जो उनकी फिजियोलॉजी है, उनकी कार्य प्रणाली है, वो है कि उनके अंदर ACE2 इनहिबिटर्स जो दरवाजे की तरह काम करते हैं कोरोना वायरस के प्रवेश करने के लिए, वो कम होते हैं। फिर उनके अंदर जो वैक्सीन्स लगती हैं, खासतौर पे BCG वैक्सीन और MMR वैक्सीन, ये उनकी T सेल इम्यूनिटी को एकदम से बढ़ाती हैं। तीसरी बात, उनके अंदर एक थायमस ग्रंथि है जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, यानी जो डिलेड रिएक्शन है हमारा, स्ट्रॉन्गर होता है और वायरस से लड़ने में वही सार्थक प्रयास भी होता है शरीर का, वो इम्यूनिटी बाय एंड लार्ज थाइमस से कंट्रोल होती, तो थाइमस ग्लैंड उनमें बड़ी होती। तो ये तमाम कारण हैं जिनकी वजह से मुझे लगता है बच्चे इतने प्रभावित नहीं हो। अगर शिशुओं की बात की जाए जी, तो उनमें चूंकि ये कहा जाता है कि इम्यूनिटी कंपेटिबिलिटी कम होती है, हाँ, तो क्या ये डेल्टा वायरस जो है कोरोना जी। का, जिसके कि ज़्यादा तीसरी वेव में कही जा रही बात, हाँ। तो ये क्या बहुत प्रभावी हो सकता है उन बच्चों में? हाँ, ये बात आपने ढूंढ के निकाली, बहुत बढ़िया निकाली महेश भाई। दरहकीकत बच्चों में जो बहुत छोटे बच्चे हैं, शिशु जिनको आप कह रहे हैं, या जो गर्भस्थ शिशु हैं, वो उनके अंदर खतरा है और खतरा ज़्यादा है, क्योंकि अभी ना उनको BCG लगा है, ना भी अभी MMR लगा है, और लड़ने की क्षमताएं भी उनकी अभी बहुत कम हैं। अडल्ट लेवल तक इम्यूनिटी आने में 17-18 साल का समय लगता है, और धीरे धीरे जो माँ से प्रदत्त इम्यूनिटी है वो कम होती चली जाती है। और ब्रेस्ट फीडिंग प्रैक्टिसेस भी अगर किसी हद तक तो सहयोग करती हैं, लेकिन उन क्षेत्रों में जहाँ बच्चे को माँ का दूध हटा के बोतल से दूध पिलाया जा रहा है, बच्चों का कमज़ोर हो जाना बड़ा स्वाभाविक है। इसीलिए इस बात की भी प्रबल अनुशंसा की जाती है कि गर्भवती महिलाओं को भी गर्भकाल से ही कोरोना का टीका दिया जाना चाहिए, जिससे गर्भस्थ शिशु जो है उसके अंदर भी माँ के शरीर द्वारा निर्मित एंटीबॉडीज़ का प्रवेश हो जाए और उसकी जो लड़ने की सामर्थ्य है कोरोना से, वो पैदाइश से ही बढ़ी हुई मिले। लेकिन ये जो छोटे नवजात शिशु हैं जी, तो अभी आपने जैसा कहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग की बात करें, स्तनपान की बात करें, जी, तो ये भी क्या स्तनपान भी जो माँ का दूध होता है वो भी इन बच्चों में इम्यूनिटी बढ़ाता है किसी भी वायरस से, किसी भी रोग से लड़ने के लिए? देखिए, प्रकृति की व्यवस्था बड़ी, ये सवाल पर्टिकुलरली कोरोना वायरस को लेकर के है। हाँ, ये बात निश्चित है कि जो एंटीबॉडीज़ माँ के शरीर में होंगी, वो एंटीबॉडीज़ स्तन के जो स्राव हैं, सीक्रीशंस हैं, उन सीक्रीशंस में आएंगी ही और बच्चे तक भी पहुँचेंगी और उसे सुरक्षा निश्चित रूप से उपलब्ध होगी। और हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि मतलब और क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं, और तीसरी लहर को लेकर के जो एक आशंका है उस पर कहाँ तक क्या उसका नियंत्रण की बात की जा सकती है? देखिए, मुझे ऐसा लगता है, पहली बात ये कि आशंका निर्मूल है,
ये मान लेना चाहिए, अपना कॉन्फिडेंस बढ़ा के रखना चाहिए। और जब हम इतने दिन उससे जूझ सके तो हमें बहुत से तौर तरीके और जो कायदे कानून हैं उनसे हम भिज्ञ हो चुके हैं, और इसलिए हमें ऐसा नहीं लगता है कि उनके अतिरिक्त कोई बड़ा कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हाथ साफ करना, सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना, मास्क लगाना, जो सोशल डिस्टेंसिंग है लगभग 2 मीटर की दूरी पर वो रखना, भीड़ भाड़ वाली जगहों पे ना जाना, जो अननेसेसरी यात्रा है जिसे टाला जा सके उसे टालना, बड़े समारोहों में लोगों को आमंत्रित न करना। मुझे लगता है ये तमाम कदम, फिर अपनी इम्यूनिटी के प्रति सजग होना, और ये भी प्रचारित किया जा रहा है सरकार की तरफ से, और उचित ही है कि ऐसे बच्चों को जिनमें कोरोना का खतरा है, वयस्कों में भी, बारिश आने से पहले अगर फ्लू वैक्सीन लगवा ली जाए तो उसके भी सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। फ्लू वैक्सीन में कोविड वैक्सीन के अलावा कोई वैक्सीन जो भी होती हो? देखिए, फ्लू जो है वो बेसिकली अलग बीमारी है, लेकिन वो भी वायरस वैसा ही स्मार्ट वायरस है जैसे कोरोना वायरस था। और अगर आप याद करें कि एक ज़माने में फ्लू से भी ऐसी ही महामारी ने विश्व को अपने आगोश में लिया था। अब यही फ्लू वायरस जो है एंडेमिक होकर के, यानी सामान्य जो बीमारियां होती हैं उस तरह होके हमारे माहौल में प्रसारित हो रहा है। तो इसका भी संक्रमण का ये कालखंड होता है जहां हम बारिश से लेकर एक पीक देखते हैं जुलाई अगस्त तक, और दूसरी पीक हमें जाड़े में दिखाई देती है। तो हम नहीं चाहते कि व्यक्ति दोनों में से किसी से भी संक्रमित हो, क्योंकि कोई भी संक्रमण उसकी शक्तियों को न्यून कर देगा, कम कर देगा, और तब हम कोरोना के लिए ज़्यादा सुग्राही यानी ससेप्टेबल हो जाएंगे। सो कोरोना हम पे ज़्यादा आसानी से हमला कर सकेगा, और कई बार दोनों वायरस समूह एक साथ भी हमला कर सकते हैं। इसलिए भी ज़रूरी है कि कम से कम हम एक को रोक के रखें। और एक चीज़ और भी बड़ा ज़रूरी है कि कोरोना के सिम्टम और जो फ्लू के सिम्टम्स हैं वो इतना मिलते जुलते हैं आपस में कि कई बार भेद करना मुश्किल होता है कि हम फ्लू के केस से डील कर रहे हैं कि कोरोना के केस से डील कर रहे हैं। फ्लू की बचाव की और उसके इलाज की दवा हमारे पास उपलब्ध है, वो सल्टमाविर कहते हैं। तो अगर हम ये निश्चित कर पाएँ कि ये कोरोना ही है तो हमें एक मार्ग पे चलना होगा, और यदि हम ये निश्चित नहीं कर पाते और ये लगता है कि ये फ्लू है तो हमारे पास निदान उपलब्ध है, हम उसका उपयोग कर सकते हैं, वो एक भिन्न मार्ग होगा। इस प्रकार दोनों में कन्फ्यूजन न पैदा हो, इसलिए ज़रूरी है कि हम फ्लू वैक्सीन लगा के अपने को कम से कम उससे तो सुरक्षित करें जिससे सुरक्षा हम प्राप्त कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कालांतर में कोरोना की वैक्सीन भी आ जाएगी जो बच्चों को लगेगी और उन्हें दोनों से ही पर्याप्त सुरक्षा का अवसर प्राप्त होगा। तो ये थे डॉक्टर राज तिलक, जिन्होंने काफ़ी कुछ कोरोना को लेकर के जो भी आशंकाएं थीं उसके बारे में एक स्पष्ट किया, लोगों में जो भ्रम व्याप्त है उसको दूर किया। डॉक्टर साहब इसी तरह हमारे दर्शकों के लिए चिकित्सा को लेकर के समय समय पर हमारे वीडियोज़ में आते रहते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।